नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आसाम में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। शनिचर को पहले मरहले की पोलिंग होनी है। बंगाल में सीए का मुद्दा जोरों शोर से उठाने वाली बीजेपी के आसाम मैनिफेस्टो से सीए गायब है। आज हम बात करेंगे इसी मौजू पर। आसाम में शुरू ही से एनआरसी की मुखालफत में रही ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने अब बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में सीए के नफाज के वादे के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। इससे कबल ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बाइक रैली निकालकर एहतजाज दर्ज करा चुकी है और अब गुवाहाटी में यूनियन से जुड़े तलबा 11 घंटों की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन बीजेपी से मुतालबा कर रही है को अपने इंतखाबी मंशूर से सीए के नफाज के वादे को निकाल दे। आज ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के निर्देश में हम लोग ऑल कम्युनिटी स्टूडेंट यूनियन गुवाहाटी की कहा के विरुद्ध में हम लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक किया हुआ है, शुरू किया है। हम लोग का स्पष्ट मांग है कि जब तक का विड्रॉल नहीं करेगा तब तक हमारा ये जो डिमांड हम लोग का प्रतिवाद करते रहेंगे। तो नाज़रीन, पहले मरहले में जिन इलाकों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीए को लेकर मुखालफत होती रही है। पहले मरहले में जिन सीटों पर इलेक्शन होगा बीजेपी ने मैनिफेस्टो जो जारी किया वहाँ पर इसका सीए का जिक्र नहीं किया। तो आसाम में शुरू ही से एनआरसी की मुखालफत में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन रही है। अब बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में सीए के नफाज के वादे के खिलाफ एहतजाज इसने शुरू कर दिया है। इससे कबल ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बाइक रैली भी निकाल चुकी है और अपना एहतजाज इसने दर्ज कराया है। गुवाहाटी में यूनियन से जुड़े तलबा 11 घंटों की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन बीजेपी से मुतालबा कर रही है को अपने इंतखाबी मंशूर से सीए के नफाज के वादे को निकाल दे। तो आपको बता दें कि मगरबी बंगाल में बीजेपी ज़ोरों शोर से सीए का मुद्दा उठा रही है। लगातार चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर दाखिला हो या बीजेपी के दीगर लीडर हैं, वो इंतखाबी मंशूर में इसका जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा बातें भी कर रहे हैं, लेकिन आसाम में कहीं ना कहीं पीछे हटती नज़र आ रही है बीजेपी इस मौजू को लेकर। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी लीडर प्रमोद स्वामी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। प्रमोद जी, आसाम में चुनाव होने वाले हैं, पहला मरहला शनिचर को होने वाला है। बीजेपी कितनी तैयार है इस चुनाव के लिए? हाँ, देखिए, हम जो विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे को लेकर के, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और 5 साल में हमने जो विकास मूलक काम किए, जैसे 60 साल में उन्होंने सिर्फ एक ब्रिज बनाया, हमने 5 साल में 6 ब्रिज बनाए। 60 साल में उन्होंने 6 मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने 5 साल में 6 मेडिकल कॉलेज और एम्स, 20,000 किलोमीटर रास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मजबूत किया। और विभिन्न जो विकास मूलक काम हमने किए हैं उस काम को लेकर करके, और उसके अलावा आज जो बदरुद्दीन साहब और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो नापाक गठबंधन हुआ है, उससे हमारी सभ्यता और संस्कृति को जो खतरा उत्पन्न हुआ है उसको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता तय करेगी कि किसके पक्ष में जनादेश देना है, और जनता जो भी निर्णय लेगी वो डेमोक्रेसी में सबको सर्वमान्य होता है। बिल्कुल, बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है, क्या देने जा रहे हैं आसाम के लोगों को आप? नहीं, संकल्प पत्र में हमने जो 10 वादे किए हैं, तो उन जो वादे हमने किए हैं उनको हम जनता के सामने हमने रखा है संकल्प के तौर पर पे। और अगर हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम उन वादों को पूरा करेंगे। सरकार बनेगी, क्या उम्मीद है आपको पूरी तरह सरकार बनेगी? आप कह रहे हैं अगर सरकार बनेगी तो क्या कुछ गड़बड़ भी है कि नहीं भी बन सकती है? देखिए, लोकतंत्र में तो हर पार्टी को 5 साल बाद जनादेश देना पड़ता है। और हमें उम्मीद है, मैंने पहले ही कहा कि 2016 में भी हमको जनता ने आशीर्वाद दिया आसाम की। 2014 में हमको लोकसभा में 7 सीटें दी, 2019 में हमें 9 सीटें दी। और पंचायत चुनाव और ऑटोनॉमी काउंसिल के जितने भी चुनाव हुए उन सब चुनावों में आसाम की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और निश्चित रूप से आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ विकास के कार्य हुए हैं, जैसे यूपीए की सरकार ने 55 लाख रुपए यहाँ के डेवलपमेंट के दिए,
और मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए यहाँ के डेवलपमेंट के दिए। जब यहाँ से हमारे सांसद थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब राज्यसभा से, और वो देश के प्रधानमंत्री भी थे, तो उन्होंने 8,000 करोड़ रुपया ऑयल रोयल्टी का असम को नहीं दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभालने के बाद में 8,000 करोड़ रुपया ऑयल रोयल्टी का असम को दिया, और 46,000 करोड़ रुपया ऑयल सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो आज तस्वीर बदली है, नीति बदली है, नेतृत्व बदली है, सोच बदली है, और उसका लाभ असम की जनता को मिल रहा है। बिल्कुल, मैनिफेस्टो से सीए को क्यों गायब कर दिया बीजेपी ने? सीए पर दबे लफ्जों में क्यों बात कर रही है यहाँ पर बीजेपी, जबकि बंगाल में आप जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं सीए को लेकर, लेकिन अगर हम आसाम की बात करें तो यहाँ दबे लफ्जों में क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल दबे लफ्जों में हम बात नहीं कर रहे। सीए जो है ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हो चुका है, तो जब एक बिल पार्लियामेंट में पास होके जब कानून का रूप ले चुका है, तो फिर उसके बारे में बात करने का क्या औचित्य है? तो बंगाल में क्यों बात कर रहे हैं? हमने जो वादा किया नहीं, ठीक है, बंगाल में आपकी सरकार नहीं थी, ममता की सरकार थी, आसाम में आपकी सरकार थी। आसाम में आप बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर लागू आपने नहीं करवाया, बंगाल में लगातार आप बात कर रहे हैं। अरे भैया, हमने तो पार्लियामेंट में पास करा के उसको कानूनी जामा पहना दिया ना। अब जो रूल्स है वो रूल्स जो है वो फ्रेम हो जाएंगे और वो लागू हो जाएगा। नहीं तो आसाम में क्यों देरी कर रहे हैं आप? अगर ऐसी बात थी तो आसाम में लागू कर देते। आप ये कह रहे हैं कि मगरबी बंगाल में दीदी इसको लागू नहीं होने दे रही है। आसाम में आपकी सरकार है, सोनेवाल आपके सीएम है, वहां पर इसके रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं। रूल्स फ्रेम होने के बाद में आसाम नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में लागू होगा, क्योंकि ये केंद्र का कानून है, सिर्फ आसाम का कानून नहीं है। नहीं तो आसाम में आप बच रहे हैं। नहीं, इल्जाम ये लग रहा है कि बीजेपी मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस गुमराह कर रही है कि हम आएंगे तो उसका लागू नहीं होगा, लेकिन ये तो केंद्र का कानून है, इसको। लेकिन आपने अपने मैनिफेस्टो में ये भी तो नहीं बोला कि अगर हम आएंगे तो इसको लागू करेंगे। नहीं, बंगाल में आपने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया, आसाम में क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे हम तो बोल रहे हैं करेंगे, कौन बोल रहा नहीं करेंगे? मैनिफेस्टो तो आपका आ गया, संकल्प पत्र आ गया आपका, उसमें तो बहुत जो काम हो गया उसके बारे में कहा जाएगा क्या? वो तो कानून बन चुका है, उसके बारे में कहने नहीं, मेरा सवाल यही है कि ये कानून बन चुका तो ये बंगाल में भी तो लागू होगा ना सर। प्रमोद जी, बंगाल में भी लागू होगा, तो बंगाल में आपके मंत्री हैं, आपके जो लीडर हैं, वो क्यों इस इशू को उठा रहे हैं? हाँ, उसमें कुछ रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं, तो रूल्स फ्रेम होने के बाद में वो पूरे इंडिया में लागू होगा। लोकसभा राज्यसभा में पास हो चुका है, तो हम तो बोल रहे हैं कि ये हमारा जो कमिटमेंट था। और भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए, एक समय में जब हमने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर की बात कही तो लोगों ने कहा कि तारीख बताओ, आज तो भव्य राम मंदिर बन रहा है। आर्टिकल 370 की हमने बात कही, तब लोगों ने कहा इम्पॉसिबल है। लेकिन उस इम्पॉसिबल को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पॉसिबल करके दिखाया। 3 तलाक के तहत हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको उनकी गरिमा के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जाता था, उनको आज इज्जत से जीने के लिए हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कानून बना के लेकर के आए 3 तलाक का। तो हमने जो वादे किए हैं, ये देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। बिल्कुल, 5 राज्यों में चुनाव है, 2 राज्य अहम है, चाहे वो आसाम हो, चाहे मगरबी बंगाल हो, वेस्ट बंगाल हो। आप दोनों जगह अलग बात करें। इल्जाम सिर्फ ये है कि आसाम में आप अलग बात कर रहे हैं सीए को लेकर, मगरबी बंगाल में अलग बात कर रहे हैं। जो बात जो है वो वही बात हम कर रहे हैं। आपको लग रहा है, आपका दृष्टिकोण है, बार बार आप एक ही सवाल कर रहे हैं। नहीं, सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैनिफेस्टो साहब बचते नहीं। ये भी इल्जाम है कि जो पहला फेस है जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है, सबसे ज्यादा मुखालिफत सीए को लेकर इन्हीं क्षेत्रों में हुई थी, जो पहला फेस आपका है। तो क्या पहला फेस मुकम्मल होने के बाद दूसरे फेस में आप इसको जोर शोर से उठाने जा रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं उठाएंगे। तो पहले फेस में क्यों नहीं उठा रहे हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, ये जो कानून जो है, ये बिल्कुल, इसको तो पार्लियामेंट में पास कर दिया, तो इसको जोर शोर से उठाने की आवश्यकता अब है नहीं। तो हमने जब उसको हमने उसको कानून बना चुके हैं, उसको हम पास कर चुके हैं, तो उसको तो आसाम की जनता जानती है कि हमने जो किया वो नहीं, मेरा सवाल ये है कि 3 फेस में चुनाव होने वाले हैं। पहले फेस में जो ऊपरी असम है, आपके सीएम भी ऊपरी असम से आते हैं, ये पहला फेस मुकम्मल होने के बाद क्या दूसरा और तीसरा जो फेस होगा उसमें इस इशू को उठाएंगे आप?
देखिए, आपकी सुई एक ही जगह अटक रही है। मैंने नहीं, जवाब आप क्योंकि जवाब उस पर नहीं दे पा रहे हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप सवाल करिए, जवाब मैं दूंगा सर। सवाल मेरा यही है, राइट मेरा है। सवाल मेरा यही है कि संकल्प पत्र में आपने इसका जिक्र नहीं किया है क्या? पहले मरहले के बाद, पहले फेज के बाद एक संकल्प पत्र और आएगा? जगह अटक रही है, मैंने कह दिया ना, जिक्र की आवश्यकता नहीं है, हमने वो काम कर दिया ना। तो बंगाल में आवश्यकता है इसकी? जब हमने जो काम कर दिया उसके जिक्र करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन कहा आसाम में क्या हो गया, लागू हो गया इसको? अरे काम जब पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ क्या? नहीं तो बंगाल के लिए भी तो पास हुआ है ना वो। आज तो ठीक है, तो रूल्स, उसके जो रूल्स है वो फ्रेम होंगे, वो लागू हो जाएगा देश भर में। नहीं तो सोनेवाल के लिए क्या मुश्किल होगी? पहला मरहला क्योंकि उनका इलाका माना जाता है, सोनेवाल के लिए मुश्किल पैदा होगी? हमारे लिए क्या मुश्किल पैदा होगी? भारतीय जनता पार्टी नीति और आदर्शों में विश्वास करने वाला दल है, और जो काम लोगों ने 70 साल में नहीं किया वो काम हमारी सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में हमने 5 साल में करके दिखाया है। तो लोगों की आस्था हमारे प्रति है, हमारे नेतृत्व के प्रति है, हमारी नीति के प्रति है, हमारे विजन के प्रति है। और मात्र सिर्फ एक इश्यू को लेकर के नहीं ले जा रहे ना, हम डेवलपमेंट के इश्यू को लेकर के जा रहे हैं। बदरुद्दीन साहब के साथ जो कांग्रेस का जो नापाक गठबंधन हुआ है, एक समय में स्वर्गीय तरुण गोगोई साहब ने कहा था हुई बदरुद्दीन, और आज नहीं, ये इल्जाम कांग्रेस ने भी लगाया था जब आपने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया था। किसके साथ गठबंधन किया हमने? महबूबा मुफ्ती के साथ जब गठबंधन किया था कश्मीर में, तो कांग्रेस ने भी आपके ऊपर यही इल्जाम लगाया था कि नापाक गठबंधन हुआ है। आपने भी किया था महबूबा मुफ्ती के साथ? वहां तो कोई गठबंधन हमारा नहीं है उनके साथ। अब नहीं है ना? किया तो था, सरकार बनाई आपने, सरकार चलाई वहां पर। हाँ ठीक है, सरकार चलाई, एक एक्सपेरिमेंट किया हमने वहाँ, एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया हमने कि वहाँ के जो लोकल जो लीडरशिप्स है, जो रीजनल पार्टीज है, उनके साथ मिलकर करके एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, इसलिए हमने वो उनके साथ अपना नाता तोड़ दिया। बिल्कुल प्रमोद जी, एक चीज और जानो, बंगाल और आसाम में जो घुसपैठियों का मसला, क्या दोनों जगह एक जैसा है या अलग अलग है? कहाँ में क्या पूछा आपने? आसाम और मगरबी बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो घुसपैठियों का मसला है वो एक जैसा है या दोनों अलग अलग है? देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है घुसपैठ से, वो आसाम और बंगाल ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है। तो उन्होंने तो बॉर्डर को खुला रखा हुआ था। हमारी सरकार आसाम में आने के बाद में हमने कांटातार लगा करके बॉर्डर को सील किया, और कई रिवर एरिया थे, रिवर एरिया में कोई पेट्रोलिंग नहीं होती थी। बॉर्डर किसने खुला रखा था? बंगाल ने। मेरी बात सुन लीजिए, हम इजरायली टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं, और इस टेक्नोलॉजी के तहत विज्ञान सम्मत तरीके से अब रिवर लाइन में भी पेट्रोलिंग हो रही है। तो घुसपैठ पर निश्चित रूप से रोक लगी है। नहीं तो घुसपैठ को रोकने का काम राज्य सरकार का नहीं है ना, ये तो केंद्र सरकार का काम है। केंद्र में आप है, अगर कोई घुसपैठ हो रही है तो ये केंद्र सरकार का काम है ना। केंद्र सरकार मिलकर ही काम करते हैं। हेलो जी जी बिल्कुल। सीए के बाद क्या एनआरसी भी लागू करेंगे आप? देखिए, एनआरसी के तहत में यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में एक एनआरसी हमने प्रस्तुत किया, लेकिन उस एनआरसी में कुछ त्रुटियां रह गई, और इस बात को हम नहीं, यहाँ के सभी संगठनों ने इस बात को स्वीकार किया, और अब हमने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया है कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ 20% रीवेरिफिकेशन, और अन्य इलाके में 10% रीवेरिफिकेशन की हमने बात कही है। तो अब उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा, और उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, सीए को लेकर लगातार मुखालफत जारी है। वहां पे ऑल स्टूडेंट यूनियन जो है वो भी लगातार मुखालफत कर रहा है, रैली निकाला, आज भूख हड़ताल पर भी बैठा हुआ है। क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा आपकी वोटिंग प्रतिशत पर? लोकतंत्र में हर दल को, हर संगठन को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आज ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने खुद एक राजनीतिक दल गठन किया है, असम जातीय परिषद बोल करके, और वो असम जातीय परिषद चुनाव भी लड़ रहा है। तो बजाय धरना प्रदर्शन कर करके उनको अपनी जो शक्ति है अपने कैंडिडेट को जिताने में लगानी चाहिए, तो उससे पता चलेगा कि आसाम में उनका कितना समर्थन है। तो धरना प्रदर्शन करने का खैर उनको संवैधानिक अधिकार है, वो अपना अधिकार, वो अगर अधिकार के तहत वो धरना प्रदर्शन करते हैं गणतांत्रिक रूप से, तो हमें उसके बारे में कुछ नहीं कहना। बिल्कुल, एक चीज और जानना, तो असमिया वोटर जो है वो आपसे नाराज चल रहे हैं, सीए के खिलाफ नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल प्रमोद जी, एक चीज जानना चाहूंगा, असमिया वोटर जो है वो सीए को लेकर नाराज चल रहे हैं आपसे, इसके अलावा जो चाय बागान के मजदूर हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे नाराज चल रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आपको खतरा लग रहा है, इसलिए मगरबी बंगाल पे ज्यादा फोकस किया है बीजेपी ने? नाराज चल रहे हैं,
कहाँ से आपको रिपोर्टिंग पता चल गई कि चाय नहीं, लगातार खबरें आ रही है जो चाय बागान के मजदूर हैं वो लगातार नाराज चल रहे हैं, तो क्या इसी वजह से आपने पूरा फोकस मगरबी बंगाल पर कर दिया है? ये आपका परसेप्शन है ना, नाराज चल रहे हैं। लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो हमने 9 सीटें जीती। चाय बागान जो इलाके से डिब्रूगढ़, जोरहाट और अन्य जो लखीमपुर में जो टी गार्डन्स का जो बेल्ट है वहाँ तो हमारा एमपी जीत के आया है, और आप बोल रहे हैं नाराज चल रहे हैं। नहीं, एमपी की बात तो दिल्ली में भी आपके पूरे एमपी जीत रहे हैं, लेकिन एमपी एमएलए हार जा रहे हैं। मसला यहाँ लोकल इश्यूज का है। 8 लाख बैंक अकाउंट हमने नहीं, यहाँ पर लोकल इश्यूज की बात हो रही है। एमपी और एमएलए के इलेक्शन में फर्क होता है ना। दिल्ली में भी आप पूरी सीटें एमपी की जीत रहे हैं, एमएलए हार जा रहे हैं। नहीं, देखिए आप एक स्वतंत्र पत्रकार है, आप अपनी तरीके से किसी भी चीज को एनालिस्ट करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके साथ बैठूंगा, बात करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद स्वामी जी हमसे बात करने के लिए। तो प्रमोद स्वामी जी पूरी तरह से मुतमईन है कि आसाम में भी उनकी हुकूमत बनेगी, बीजेपी की हुकूमत बनेगी। हालांकि सीए को लेकर दबे लफ्ज़ों में यहाँ पर बीजेपी बात कर रही है। हालांकि मगरबी बंगाल में जमकर सीए का मुद्दा उठा रही है बीजेपी, लेकिन आसाम की अगर हम बात करें तो मैनिफेस्टो में भी कहीं ना कहीं इसको बाहर रखा गया है। आसाम में शुरू से ही एनआरसी की मुखालफत में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन रही है, और अब बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में जो इसको नफाज करने का हालांकि ढपे छुपे अल्फाज में वादा किया गया, उसकी मुखालफत शुरू कर दी है, एहतजाज शुरू कर दिया है। इससे कबल ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने भी रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बाइक रैली निकाली है और अपना एहतजाज लगातार वो दर्ज कराती रही है। गुवाहाटी में यूनियन से जुड़े तलबा 11 घंटों से लगातार भूख हड़ताल पर है। ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन बीजेपी से मुतालबा कर रही है कि वो अपने इंतखाबी मंशूर से सीए के नफाज के वादे को निकाले। दोनों रियासतों में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। कहते एक से भले दो। एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर
20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। तो आसाम में शुरू से ही एनआरसी की मुखालफत में रही ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने अब बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में सीए के नफाज के वादे के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। इससे कबल ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बाइक रैली भी निकाल चुकी है और अपना एहतजाज दर्ज करा चुकी है। अब गुवाहाटी में यूनियन से जुड़े तलबा 11 घंटों की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन बीजेपी से मुतालबा कर रही है कि वो अपने इंतखाबी मंशूर से सीए के नफाज के वादे को निकाल दें। अभी थोड़ी देर पहले हम बीजेपी लीडर प्रमोद स्वामी से बात कर रहे थे। उनका लगातार कहना है कि ये केंद्र का बनाया हुआ, मरकज़ का बनाया हुआ कानून है और इसे यहाँ पर लागू किया जाएगा, तो इसको मैनिफेस्टो में डालने की क्या ज़रूरत है, ये तो मरकज़ का कानून है। लेकिन वहीं अगर हम मगरबी बंगाल की बात करें तो मगरबी बंगाल में भी असेंबली के इंतखाबात हैं और वहाँ पर बीजेपी के जो बड़े लीडरान हैं ज़ोर शोर से सीए का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आसाम में कहीं ना कहीं वो खामोश नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे निलॉय इस वक्त जुड़ चुके हैं गुवाहाटी से। निलॉय, आसाम में इंतखाबात हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं सीए को लेकर दबे लफ्ज़ों में बात कर रही है, क्या वजह है? जी देखिए, इंतखाबात में अगर अब आसाम के इंतखाबात देखें तो निश्चित रूप से बीजेपी जो सीए की मसला है, सीए की मसले पे दबे लफ्ज़ों पे ही बात कर रहा है। अगर इस मैनिफेस्टो की बात करें तो इस मैनिफेस्टो में जो 10 कमिटमेंट्स की बात किया जा रहा है, उस 10 कमिटमेंट में एनआरसी का बात है कि संशोधित एनआरसी को लागू किया जाएगा, लेकिन सीए की के कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है। लेकिन जिक्र ना होते हुए भी जब कल इस मैनिफेस्टो रिलीज के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये पूछा गया कि सीए के मसले पे आप क्यों मतलब दबे लफ्जों में बात कर रहे, या तो बात नहीं कर रहे, कहीं भी चुनावी रैली या बयानबाजी में भी सीए की कहीं जिक्र नहीं है। निस्बत अब मगरबी बंगाल में इसको एक मसला बनाया जा रहा है। तो जेपी नड्डा जी ने कहा कि हम बेशक इस मैनिफेस्टो में सीए की जिक्र नहीं किया है, क्योंकि सीए एक अब कानून है और क्योंकि इस कानून को पूरे देश भर में लागू किया जाएगा लेटर इन स्पिरिट, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि असम में इस कानून को लागू नहीं किया जाए। तो इस जो उनकी जो जवाब है, उस जवाबदेही के बाद आसू आज सुबह से अखिल असम छात्र परिषद जो एक प्रभावशाली छात्र परिषद है और जो सीए के खिलाफ जो आंदोलन है, उस आंदोलन को जो दिशा दे रही है वो आसू ही है। तो आसू ने आज सुबह 6 बजे से 11 घंटे की भूख हड़ताल पे आसू बैठा हुआ है। आसू का कहना है कि सीए के खिलाफत जो उनका है वो जारी रहेगा और किसी सूरत में सीए को यहाँ पे लागू नहीं किया जाए। और बीजेपी को भी आड़े हाथों आसू ने लिया है कि ये धोखाधड़ी है कि असम में जहाँ पे बीजेपी 2016 से पहले ये कहा गया था कि बीजेपी के द्वारा कि चुन के आने के ठीक 3 महीने बाद ही यहाँ पे जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स है, जो गैर कानूनी जो यहाँ पे अनुप्रवेशकारी है, उनको अपने सामान और बिस्तर लेके इनको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। तो उस बात पे अमल नहीं किया है बीजेपी ने। दूसरी है कि जो 6 जनगोष्ठी को जो एसटी स्टेटस देने की बात है उसका भी कहीं जिक्र नहीं है। इसके ऊपर भी आंदोलन आसू ने किया है और आज नहीं, आसू ने इससे 2 दिन पहले पूरे राज्य भर में साइकिल रैली भी निकाला था। क्या अब आसू का चुनावी मैदान में भी है क्या? करते हुए असम के मंत्री
जी, आंसू छात्र संगठन है तो निश्चित रूप से छात्र संगठन चुनावी मैदान में नहीं हो सकता है, लेकिन जब 2019 में आंसू द्वारा जब ये सीए के आंदोलन छेड़ा गया था और पूरे राज्य भर में छेड़ा गया था और बहुत महीनों तक चला था, जब तक कोरोना नहीं हुआ तब उसके बाद आंसू के जो वरिष्ठ नेता है लुरिनज्योति गोगोई, आंसू के प्रेसिडेंट था, तो लुरिनज्योति गोगोई ने एक नया दल खोला है। उस दल का नाम है असम जातीय परिषद, और असम जातीय परिषद इस चुनावी असम चुनाव 2021 के असम के असेंबली चुनाव में एक दल है जो यहाँ की यहाँ के इंडिजिनस सेंटिमेंट्स और जो एथनोसेंट्रिसिटी है उसके ऊपर यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। करीबन 50 सीटों पे लड़ रही है और खुद इसके प्रेसिडेंट लुरिनज्योति गोगोई दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो नाहरकटिया और दुलियाजान से चुनाव लड़ रहे हैं और यही सीए के मुद्दे पे ही इस चुनाव असम जन परिषद लड़ रहे हैं। उसके अलावा और एक दल है राइजोर दल भी ये असम के का आंदोलन के बाद उसका जन्म हुआ है और इस बार चुनावी मैदान में, हालांकि राइजोर दल को कोई चुनावी प्रतीक नहीं मिला है, लेकिन वो यहाँ इस चुनाव में वो भी प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। अब अगर यहाँ की जो प्रभावशाली मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की बात करें तो आज सुबह जब उनको पूछा गया था कि आंसू की ये जो आज आंदोलन है, तो उन्होंने कहा कि देखिए आंसू तो अब एक राजनीतिक दल हो ही चुका है, तब जब राजनीतिक दल आंसू बन चुका है तो उसका आंदोलन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलॉ इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। नाज़रीन, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अर्दाश्त पर समाअत हुई। आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। जो इल्जाम लगाए गए हैं संगीन है, इसमें शक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन पहले आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? अनिल देशमुख को फरीक क्यों नहीं बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अर्दाश्त पर आज समाअत हुई। आज पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इल्जाम लगाए गए हैं वो संगीन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? सीधे आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? इसके अलावा अनिल देशमुख को फरीक क्यों नहीं बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया है। अब हाई कोर्ट जाएंगे परमबीर। तो ये बड़ी खबर आ रही है, अब हाई कोर्ट जाएंगे परमबीर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अर्दाश्त पर जो समाअत हुई उस पर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। सुशील हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, महाराष्ट्र के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, परमबीर सिंह को एक तरह से झटका माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं साफ तौर से परमबीर सिंह को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, जिस राहत की उम्मीद से वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सीधे से सवाल किया कि आप आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, जबकि आपके पास ये चारा था कि आप आर्टिकल 226, यानी कि मैं आज हम आपको समझा दूं कि आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में अपील की जाती है और आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। इस पर फिलहाल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट टिका रहा कि जब आपके पास ये विशेषाधिकार था कि आप सीधे हाईकोर्ट का अप्रोच कर सकते हैं, तो आपने हाईकोर्ट का अप्रोच क्यों नहीं किया? उनके वकील की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि ये मामला फिलहाल सीबीआई से जुड़ा हुआ है और इस मामले में कहीं ना कहीं जो प्रकाश सिंह का जजमेंट है, आज हम प्रकाश सिंह के जजमेंट के मुताबिक कोई भी अगर डीजी कमिश्नर है या बड़ी पोस्ट है उस पर उसको 2 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट टिका रहा कि अगर आपको ये सारी बातें जो आपको कहनी है वो आप हाईकोर्ट के समक्ष रखते तो वो बेहतर होगा। लेकिन तो क्या कहा जा रहा है? परमबीर सिंह अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे? जी बिल्कुल, साफ तौर से अब उनके पास फिलहाल यही चारा है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुकुल रोहतगी जो उनकी तरफ से उनका पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कहा है कि वो आज ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनके वकील की तरफ से ये जानकारी, ये भी आदेश मांगा गया कोर्ट से कि अगर वो आज याचिका दाखिल करते हैं तो हाईकोर्ट इस मामले में कल सुनवाई करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करें और ये हाईकोर्ट तय करेगा कि इस पूरे मामले पर जो सुनवाई होनी है वो कब होगी। तो ऐसे में साफ तौर से कहा जा सकता है कि परमबीर सिंह को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अर्दाश्त पर समाअत हुई। आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो काफ़ी संगीन है, इसमें कोई शक नहीं है। अनिल देशमुख को फरीक क्यों नहीं बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट का परमबीर की अर्दाश्त पर समाअत से इनकार। अब हाई कोर्ट जाएंगे परमबीर सिंह। तो
परमवीर सिंह के पास अभी यही एक रास्ता बचा है, वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याददाश्त पर समाअत हुई। आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया। जो इल्जामात लगाए गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो काफी संगीन है। अनिल देशमुख को फरीक क्यों नहीं बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना वाकयात की। मराठवाड़ा के शहर औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। यहां गुज़िश्ता 24 घंटों में 1791 मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 25 मरीज दौरान इलाज हलाक हुए हैं। औरंगाबाद के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत बताई जा रही है। मरीजों के रिश्तेदार दवाओं के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अजहरुद्दीन से, जो इस वक्त औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। अजहरुद्दीन, मराठवाड़ा के शहर औरंगाबाद की अगर हम बात करें तो वहां पर तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है। एक दिन में 1500 से ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। क्या वजह बताई जा रही है, क्यों इतनी तेजी के साथ फैल रहा है वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद में पिछले 2 हफ्ते के दौरान बड़ी तेजी से कोरोना की अफवाह फैल रही है। पिछले 4 दिनों में तकरीबन 1200 से ज्यादा ही मरीज निकल रहे हैं। औरंगाबाद के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल जो है तो मरीजों से भर चुके हैं। ऐसी सिचुएशन है कि कुछ सरकारी अस्पतालों में यानी बेड तक की गुंजाइश नहीं है। जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। लोगों को बार बार ताकीद की जा रही है कि वो बगैर जरूरत के घर से बाहर ना निकले। लोग भी एहतियाती इकदाम कर रहे हैं, बगैर वजह के घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ये चेन जो है तो टूटने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रह रहा है, शनिचर और इतवार को। उसके बावजूद भी औरंगाबाद शहर में चेन है कि कोरोना की चेन है कि टूटने का नाम नहीं ले रही है। क्या आने वाले दिनों में कुछ सख्त फैसले लिए जा सकते हैं इंतजामिया की जानिब से, जिस तरह से तेजी के साथ ये फैल रहा है? इस सिलसिले में हमारी जिला कलेक्टर सुनील चौहान से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि अगर इसी तरह के हालात रहे और कोरोना के मरीज अगर कम नहीं हुए तो फिर लामहला लॉकडाउन लगाने की नौबत आएंगी। मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का उन्होंने इंतबा दिया है, लेकिन इस सिलसिले में अभी बाकायदा कोई फैसला नहीं हुआ है और ना ही इस तरह की कोई अभी हंगामी मीटिंग हुई है। ताहम जिला कलेक्टर हो या डिविजनल कमिश्नर हो, आला हुक्काम जो है तो हालात पर नजर रखे हुए बाकायदा अस्पतालों का मुआयना कर रहे हैं। हाँ, दूसरी एक बात जो है तो ये देखने में आई है कि अजहरुद्दीन, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ इम्तियाज जलील रुकन पार्लियामेंट जुड़ गए हैं। इम्तियाज जलील साहब, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। आप नुमाइंदगी करते हैं औरंगाबाद की। तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है। एक दिन में 1500 से ज्यादा केसेस पिछले 4 दिनों में आ रहे हैं, तो किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं वहां पर औरंगाबाद में? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि पहले जहां पर 200, 250 से 500 हुए, 500 से 1000 हुए हैं और अब 1700 केसेस होना, ये वाकई में एक तशवीश की बात तो है ही। दूसरी एक तशवीश की बात ये है कि चूंकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, तो आज हालात ये है कि एक बेड के ऊपर 3 पेशेंट्स को एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो डिफिकल्ट सिचुएशन तो है ही। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने हॉस्पिटल्स के अंदर एक्स्ट्रा जगह करने के बावजूद भी ये कम पड़ रही है। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है औरंगाबाद के अंदर कि अगर सिर्फ औरंगाबाद के पेशेंट औरंगाबाद के अंदर रहे तो हम पूरी तरह से कैटर कर सकते थे, लेकिन अतराफ के जितने भी 12-13 जिले हैं वहां पर इतने खराब हालात हैं, वहां पर हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। तो होता यह है कि वहां का पेशेंट फौरन औरंगाबाद को रिफर कर दिया जाता है। तो ये बाहर के जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उनका लोड हमारे शहर के ऊपर बहुत ज्यादा होने की वजह से शहर के जो पेशेंट्स हैं उन्हें भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब ये वक्त नहीं है कि ये हमारा पेशेंट है या कौन से जिले का है
सबकी मदद करना है बोलकर हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा लोड बढ़ गया है, ज्यादा तान पड़ गया है। बिल्कुल, आप यहाँ की नुमाइंदगी करते हैं। दवाओं की कमी बहुत बताई जा रही है अस्पताल में। कई जो तीमारदार हैं उनकी ये शिकायत है कि दवाएं नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो क्या हुकूमत से इस तरह इस समत में कोई अपील की है आप लोगों ने कि दवाओं का इंतजाम कराया जाए जल्द से जल्द? देखिए, हम कंटिन्यूअस लेवल के ऊपर गवर्नमेंट के साथ ये परस्यू कर रहे हैं कि ऐसे हालात के अंदर जब आप एक तरफ लॉकडाउन लगा रहे हैं और दूसरी तरफ ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम चिट्ठी के ऊपर पेशेंट को लिख कर दे देंगे और उसने बाहर से दवाई लेकर आना, तो गरीब पेशेंटों के लिए बड़ा ये दिक्कत का मामला है। लेकिन चूंकि ये पूरा मेडिकल सिस्टम ही चरमराया हुआ है, पूरे महाराष्ट्र की ही हालत ऐसी है, तो ऐसे सूरत हाल के अंदर मुंबई वाले अपने लेवल के ऊपर अपना कर रहे हैं, पूना वाले अपने लेवल के ऊपर कर रहे हैं, तो दिक्कतों का सामना तो हो रहा है। अब बाकी लेवल के ऊपर जितना भी एनजीओज है, ये लोग ओपनली आ रहे हैं। हमारे भी पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी है रात भर हॉस्पिटल के सामने खड़े रहते हैं, जिनको भी मदद करने का है, मदद करने की कोशिश की जाती है। एक पैनिक की सिचुएशन डेवलप हो गया है, तो हमने गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ये कहा है कि लोगों को समझाए कि मतलब बहुत ज्यादा अगर मतलब सीवियरिटी रहे तो ही हॉस्पिटल के अंदर एडमिट तो हो। जिनको माइल्ड सिम्टम्स है वो उनको घर के अंदर ही अगर एडमिट करे तो बहुत बड़ा तान कम हो जाएगा। अभी हो ये रहा बिल्कुल है। बिल्कुल इम्तियाज अली साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी गुज़िश्ता साल, तो उस वक्त हमने देखा कि कई अस्पताल ऐसे थे जहां पर वेंटिलेटर सरकार की तरफ से पहुंचाए गए थे, लेकिन उसका इस्तेमाल वहां पर नहीं हो पा रहा था। आपने काफी कोशिश की उसको औरंगाबाद भी लेकर आए जो मेन अस्पताल में। तो क्या इस बार भी इस तरह की कुछ सिचुएशन है जहां जरूरत है वहां पर चीजें नहीं है, जहां नहीं है वहां पर पड़ी हुई है? देखिए, जब हमको वजीर आजम की तरफ से ये हुक्म आया था कि पूरे एमपीज ने अपना फंड जो है वो वापस कर देना चाहिए करके, मैंने वो फंड वापस ना करते हुए मैंने फौरन कलेक्टर को लेटर दिया था कि ये पैसों से है तो वेंटिलेटर्स लिए जाए और सरकारी अस्पताल के अंदर के वेंटिलेटर्स पहुंचाए जाए। तो 1 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर्स मैंने कलेक्टर के जरिए औरंगाबाद के जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वहां पर प्रोवाइड किया था। तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि एक एक वेंटिलेटर उस वक्त न जाने कितनी जानें बचाने के लिए काम आ रहा था। तो यकीनन ये इसका फायदा हुआ। उसके बाद हमने बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज के CSR फंड में से भी वेंटिलेटर्स लिए, दूसरे इक्विपमेंट्स लिए। लेकिन मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए हमारे पास पूरी कैपेसिटी है, लेकिन अगर आसपास के अगर कई डिस्ट्रिक्ट आ जा रहे हैं के अंदर से पेशेंट्स अगर पूरे आ रहे हैं औरंगाबाद के अंदर, तो उनको संभालते हुए ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज जलील साहब हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस